क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का वो बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है। अब आप जानते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आप जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन बेसिस ऑफ क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तीसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और चौथा मींस ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्सचेंज पावर। इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जैसा कि मैं बता रहा हूं प्राइमरी फंक्शन दो ही होते हैं और ये दो वही प्राइमरी फंक्शन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मनी के यही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है हमारा द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मनी इज, जो मनी का ऑक्सिलरी फंक्शन है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तीसरा बेसिस ऑफ क्रेडिट, चौथा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, transfer of value. The auxiliary function of money is transfer of value. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. The bad money drives out the good money from the circulation. Who has given this principle? ठीक है, ये एक लॉ है और अगर आपने ये लॉ पढ़ा है तो आप जल्दी से आंसर बता देंगे। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि जो बैड मनी होता है ना वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये बेसिकली प्रिंसिपल आप कह रहे हैं लेकिन ये एक लॉ है और जिनका लॉ है उन्हीं के नाम पे लॉ पढ़ा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन थॉमस ग्रेशम्स, दूसरा ऑप्शन मार्शल, तीसरा ऑप्शन कीन्स, चौथा ऑप्शन केंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस ग्रेशम्स। ठीक है, थॉमस ग्रेशम्स फाइनेंशियल एडवाइजर थे क्वीन एलिजाबेथ के यहां। ठीक है, और इन्होंने ग्रेशम्स लॉ दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो बैड मनी है ना वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता। अब ये ग्रेशम्स लॉ क्या है, पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मनी बैंकिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है हमारा मनी सप्लाई मीन्स। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन करेंसी मनी, दूसरा कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स, तीसरा टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, और चौथा करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी सप्लाई मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन है हमारा सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज। सर्कुलेशन ऑफ मनी किस सिचुएशन में हाई होगा? पहला लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, जब मनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, तीसरा शॉर्टर इंटरवल ऑफ वेज पेमेंट्स, और चौथा इर्रेगुलरिटी ऑफ इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्टर इंटरवल ऑफ वेज पेमेंट्स। मतलब समझिएगा, देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की 70% पॉपुलेशन विलेज में रहती है और ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। ठीक है, जो खेती बाड़ी भी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अगर उन्हें जल्दी जल्दी पैसा मिलेगा, जैसे हर रोज पैसा मिलेगा तो हर रोज खर्च करेंगे। हर रोज अगर 500 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, तो हर रोज पैसा मिला, हर रोज उन्होंने खर्च किया। लेकिन अगर वही चीज मंथली मिल रही है, लंबे टाइम स्पैन पे ज्यादा पैसा मिल रहा है कंपैरेटिवली, तो उनको खर्च करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। वो वेट करेंगे, फिर 1 महीना जब मिलेगा तो 5 दिन में खत्म, फिर वो 1 महीना वेट करेंगे, फिर 5 मिला तो खत्म। तो इन्होंने बोला कि जितने शॉर्टर इंटरवल में आप वेज पेमेंट कीजिएगा उतना जल्दी सर्कुलेशन होगा पैसे का। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट। पहला क्यों नहीं हो सकता? लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत सारे लोगों ने अपने पास रखा हो, बैंक में अपने पास रखा हो, आरबीआई ने अपने पास रखा हो, तो क्वांटिटी ऑफ मनी तो ज्यादा है, जरूरी थोड़ी सर्कुलेशन ज्यादा हो। ठीक है, आपने भी अपनी जेब में पैसा रखा है, बहुत समय से रखा है, गुल्लक में रखा है, लेकिन जरूरी थोड़ी सर्कुलेशन हो रहा हो उसका। बैंक में पैसे रखे हुए हैं, एफडी की हुई है, जरूरी नहीं है कि उसका सर्कुलेशन हो रहा हो। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश। अब स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो हाई कैसे हो सकता है सर्कुलेशन ऑफ मनी? तीसरा कह रहे इरेगुलरिटी ऑफ इनकम, तो हाई कहां से हो सकता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नंबर 26, क्वेश्चन है हमारा द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी इज। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि जो डिमांड फॉर मनी है वो, पहला ऑप्शन स्टेबल इन शॉर्ट टर्म,
दूसरा स्टेबल इन लॉन्ग टर्म, तीसरा डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ कैश बैलेंसेस, और चौथा डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल इन शॉर्ट टर्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये विश्वास करते थे कि जो डिमांड फॉर मनी है वो शॉर्ट टर्म में स्टेबल रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है हमारा डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न सेंस इज डिपेंड अपॉन। जो डिमांड फॉर मनी है मॉडर्न सेंस में वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और चौथा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न सेंस इज डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी इज डिमांडेड फॉर यूज एज। इकोनॉमिस्ट ये विश्वास करते थे कि जो मनी है वो डिमांड किया जाता है किस इस्तेमाल के लिए? पहला ऑप्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन एन एसेट फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, और चौथा अ मीडियम फॉर सेविंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी इज डिमांडेड फॉर यूज as a medium of exchange. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसीलिए मनी का जो फंक्शन है उसमें जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है या जो मेन फंक्शन है मनी का वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है हमारा डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिपेंडेंट ऑन। सवाल पूछा जा रहा है कि कीन्स के हिसाब से डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और चौथा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है हमारा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन। जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है ना, जैसे डिमांड फॉर मनी अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप समझते हैं, आप ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले ट्रांजैक्शनल डिमांड, फिर प्रिकॉशनरी डिमांड, और लास्ट में आता है स्पेक्युलेटिव डिमांड। अब यहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन लेवल ऑफ इनकम, दूसरा ऑप्शन बिजनेस टर्नओवर, तीसरा ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चौथा ऑप्शन सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। शेयर मार्केट की अगर बात करें, आज के डेट के शेयर मार्केट की बात करें, तो जो एनालिसिस किया जाता है वो इसी हिसाब से किया जाता है कि अपने पास पैसा रखें, बैंक में रखें या शेयर मार्केट में लगाएं। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंस ऑल दीज थिंग्स। तब भी मैटर करता था, आज की डेट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाइएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख करके इन्वेस्ट कीजिएगा, उस जगह इन्वेस्ट कीजिएगा जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज हैं वहां इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के ही आप इन्वेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज, जो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे रही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन है हमारा रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि रिजर्व मनी को और क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, दूसरा हाई पावर्ड मनी, तीसरा कैश ऑन हैंड विद बैंक्स, चौथा बैंक डिपॉजिट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज high powered money. Option B is the correct answer for the given question. Question number 32, question है हमारा which of the following is the condition necessary for increase in money supply? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बहुत नेसेसरी है ताकि हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकें? पहला ऑप्शन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, दूसरा
इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तीसरा इंक्रीज इन द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, चौथा नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज, वेलोसिटी का मतलब आप समझिएगा एक हिसाब से स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ सर्कुलेशन, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन का मतलब जिस स्पीड से मार्केट में जा रहा है उसी स्पीड से सरकार के पास आ रहा है, मतलब बैंक के पास आ रहा है, और बैंक से फिर वो सर्कुलेशन होकर के मार्केट में जा रहा है, फिर बैंक के पास आ रहा है। देखिए सारे पैसे तो गवर्नमेंट के पास आते नहीं है, लेकिन ज्यादातर पैसे बैंक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बैंक के पास कितना जमा हो रहा है, बैंक उसमें से कितना लोन दे रहा है, वो पैसा कितने समय में वापस बैंक के पास आ रहा है, फिर बैंक उसमें से लोन दे रहा है, फिर बैंक के पास आ रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कितनी तेजी से ये सर्कुलेट कर रहा है पैसा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज, पहला ऑप्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, दूसरा ऑप्शन स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, तीसरा शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स, और चौथा इर्रेगुलरिटी ऑफ इनकम रिसीट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहां पे 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और मजदूरी करती है। आपको मालूम है जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें वेजेस मिलता है, और वेजेस नॉर्मली पर डे के बेसिस के ऊपर मिलता है। देखिए वेजेस की जो परिभाषा है कि वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या होता है, मैं वो भी क्लियर कर दूं। सैलरी उनको दिया जाता है जो मेंटल वर्क करते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, जो दिमाग का प्रयोग करके काम करते हैं, उन्हें सैलरी दी जाती है, ठीक है। और वेजेस उनको दिया जाता है जो शारीरिक श्रम करते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, उनको वेजेस दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हर रोज दे रहे हो, हर हफ्ते दे रहे हो, हर महीने दे रहे हो, हर साल दे रहे हो, हार्डली मैटर्स। यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर सैलरी हो या वेज हो, अगर आप हर रोज देना शुरू कर दोगे तो ये सर्कुलेशन बड़ी तेजी से हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने जितना कमाया, आज मुझे मिला, आज मैंने खर्च किया, वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होना। लेकिन अगर मुझे हर महीने मिलेगा तो फिर मैं महीने महीने में खर्च करूंगा, ठीक है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब वहां पे स्लो हो जाएगा, स्पीड जो है ना वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की वो स्लो हो जाएगी। तो इन्होंने ये बात बोली है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन है हमारा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द क्वांटिटी ऑफ मनी इन फिशर्स अप्रोच हैज। अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लासिकल अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिशर्स अप्रोच, दूसरा है कैम्ब्रिज अप्रोच, ठीक। फिशर्स अप्रोच में अकेले फिशर है और फिशर की बात की जा रही है तो फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है, लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच में क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है, जिसे हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं, और फिशर्स अप्रोच को हम ट्रांजैक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। और फिशर ये कहते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा आपके पास उतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, और ये डायरेक्टली रिलेटेड जो है ना वो एक हिसाब से प्राइस से रिलेटेड है। अब बात समझ रहे हैं, होपफुली आपको ये आइडिया लग गया होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। छोटा सा एक ओवरव्यू था। इन्होंने सवाल पूछा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है ना इन फिशर्स अप्रोच वो क्या है। अप्रोच हैज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल, दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद वैल्यू ऑफ मनी, तीसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल, और चौथा नो रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है other things remaining the same the quantity of money in the Fisher's approach has direct proportional relationship with price level. Option A is the correct answer for the given question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन है हमारा which of the following is not an assumption for quantity theory of money। इनमें से कौन सा assumption सही नहीं है, is not an assumption for quantity theory of money। पहला ऑप्शन the price level is an inactive element in the equation of exchange, दूसरा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तीसरा कांस्टेंट रेशियो बिटवीन लीगल टेंडर मनी एंड क्रेडिट मनी, और चौथा कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्चुअली में
इट इज नॉट एन एजम्पशन फॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है हमारा, यहां पे फिशर्स अप्रोच का एक फॉर्मूला दिया है। इन द इक्वेशन PT is equal to MV plus M single inverted comma में V, which element is not assumed to be constant? इनमें से कौन सा एलिमेंट अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं है? अगर हम P की बात करें तो P डिनोट करता है प्राइस लेवल, M की बात करें तो M डिनोट करता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, V की अगर हम बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये हो गया। और जो इन्वर्टेड कॉमा में V है वो है द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ M, दैट इज मनी ओनली। तो इसमें से कौन सी चीज विच एलिमेंट इज नॉट एज्यूम टू बी कांस्टेंट? पहला ऑप्शन P, दूसरा ऑप्शन V, तीसरा ऑप्शन M और चौथा ऑप्शन T। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी M। ठीक है, M क्या था? द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ के इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन। जो वॉल्यूम ऑफ के है, मतलब के आप अगर समझ रहे हैं, अगर इक्वेशन जानते हैं तो के का मतलब ये होता है द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन मनी। ठीक है, लोगों के पास जितना भी पैसा है उसको अपने पास होल्ड करके जो रखते हैं ना, उसका जो वॉल्यूम है कैम्ब्रिज इक्वेशन के हिसाब से ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन मनी सप्लाई, दूसरा ऑप्शन रियल नेशनल इनकम, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और चौथा ऑप्शन इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वॉल्यूम ऑफ के इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन रियल नेशनल इनकम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय पीगू? इनमें से कौन सा इक्वेशन पीगू ने दिया था? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय KY, दूसरा P इज इक्वल टू KR डिवाइडेड बाय M, तीसरा P इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाय M और चौथा P इज इक्वल टू MV डिवाइडेड बाय T। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, P इज इक्वल टू KR डिवाइडेड बाय M, या इसे बोलते हैं M डिवाइडेड बाय KR, where P stands for value of money or its inverse the price level, M divided by KR, M represents the supply of money, R the total national income and K represents that fraction of R which people wish to keep in cash। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, P is equal to KR divided by M। ऑप्शन बी is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है हमारा, which of the following statements is true for Cambridge approach in comparison to Fisher's approach? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कैम्ब्रिज अप्रोच में अगर हम उसे फिशर्स अप्रोच से कंपेयर करें? पहला ऑप्शन, कैम्ब्रिज अप्रोच में मोर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई दिया गया है एज कंपेयर टू फिशर्स अप्रोच। दूसरा ऑप्शन, कैम्ब्रिज अप्रोच इज लॉन्ग टर्म एनालिसिस एज कंपेयर टू फिशर्स अप्रोच। तीसरा, कैम्ब्रिज अप्रोच हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर मनी as we compare it with Fisher's approach। और चौथा, Cambridge approach depends on interest rate for cash balances। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैम्ब्रिज अप्रोच के कंपैरिजन में, मतलब अगर फिशर्स से अगर कैम्ब्रिज का अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करें, तो जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। कैसे, जरा समझिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए, कैम्ब्रिज अप्रोच जो था वो था क्वालिटी मनी की बात कर रहा था, ठीक है, और कैश बैलेंस की बात कर रहा था। ठीक है, यहां ऑप्शन डी में आप कैश बैलेंस देख रहे हैं, लेकिन आगे इंटरेस्ट रेट दिया है। इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेकुलेशन ऑफ मनी, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है प्लीज। ठीक, तो अगर हम बात करें फिशर्स अप्रोच, फिशर्स ने बोला था क्वांटिटी, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, उतना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, जितना जल्दी पैसा आएगा उतनी स्पीड में वो सर्कुलेट करेगा। कैम्ब्रिज ने बोला कि एक मिनट, आपके पास जितना भी पैसा आएगा क्या आप उसे एक बार में खर्च कर दोगे? नहीं। ठीक है, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस किया। उन्होंने बोला कि डिमांड फॉर मनी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या होगा? ट्रांजेक्शनल अप्रोच, और ये आपका क्वालिटी पैसा खर्च होगा ट्रांजेक्शन में, बाकी पैसा बचा लेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैश बैलेंस अप्रोच, जो आपने पैसे बचा लिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसमें आपने कुछ पैसे बचा लिए प्रिकॉशनरी नीड के लिए और कुछ पैसे बचा लिए आपने स्पेकुलेशन के लिए।
ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज अप्रोच था जो बेसिकली अगर हम उसे कंपेयर करें फिशर्स अप्रोच से तो वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर था। ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। फिशर्स में कोई लॉन्ग टर्म एनालिसिस नहीं था। फिशर्स ने बोला अगर आप बिजनेसमैन हो, जितना ज्यादा पैसा आएगा पूरा खर्च कर दोगे, और मिलेगा और खर्च कर दोगे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे। कैम्ब्रिज ने बोला नहीं भैया, हम पूरा नहीं खर्च करेंगे, हम कुछ बचा के भी रखेंगे, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है हमारा, कीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन। जो कीन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो किसके ऊपर है, डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन, एम्फेसिस ऑन इमीडिएट कॉज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। दूसरा, कंसिडर्स मनी सप्लाई एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल। तीसरा, इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड द थ्योरी ऑफ आउटपुट। और चौथा, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कीन्स ने कहा था, कीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द money lies in integrate the theory of money with the theory of value and theory of output. Option C is the correct answer for the given question. ठीक है, ये कीन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था डिमांड फॉर मनी में और बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में।